वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ स्केल्ड, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जिन्होंने अपनी कहानी खुद खुशबुओं से लिखी और खुशबुओं के ज़रिए ही अपनी पहचान बनाई और आज एक रिकग्नाइज्ड ब्रांड के तौर पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। कितना मुश्किल उनका जर्नी था और कैसे पाकिस्तान में एक फ्रेगरेंस के ब्रांड को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, आज उनसे जानते हैं। साद आफरीदी सेंट्स एंड स्टोरीज से हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम साद। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कहाँ से जो है वो जहन में ये ख्याल आया कि परफ्यूम का जो बिज़नेस है उसको स्टार्ट करना चाहिए। सेंट्स एंड स्टोरीज़ का हमने आगाज़ जो है वो 2018 में किया। उससे पहले मेरा एक ब्रांड था अरोमा फार्मेसी, जिसमें हम लोग एसेंशियल ऑयल्स बेचते थे। और इसके अलावा हमारा एक बियर्ड ऑयल का भी ब्रांड था वबीज़ के नाम से, जिसमें हम लोग बियर्ड ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स जो है वो बेचते थे। उससे पहले मैं एक जगह जॉब कर रहा था और उससे पहले जो है मेरे IBA से मैंने ग्रेजुएट किया था मार्केटिंग में। मैंने एक जगह जॉब की है IBA से ग्रेजुएट करने के बाद, और लेकिन मुझे एक्चुअली ब्रांड बिल्डिंग का शौक़ था और हमेशा से दो चीज़ें मेरे हमेशा सामने रहती थी। एक तो ये कि पाकिस्तान में हम लोग ऐसे ब्रांड्स बिल्ड नहीं कर सके जो कि इंटरनेशनली जा सके। हमने एक मार्केट में गैप ये देखा कि ब्रांड्स तो थे बहुत सारे और इम्पोर्टेड फ्रेगरेंसेस की भरमार थी, लेकिन कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं था, ख़ास तौर पे जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्टिव हो और वहाँ से अपनी सेल्स डिराइव कर रहा हो, जिसको D2C बोलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी ये सामने थी। अच्छा, मज़े की चीज़ ये कि खुशबू एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डिजिटली लोगों को बहुत अच्छा समझा सकते हैं, क्योंकि इसमें नोट्स होते हैं और इसकी खासियतें हैं। तो अगर कोई भी और प्रोडक्ट है, यानी इंटरनेट के ऊपर वो प्रोडक्ट्स बेचे जाने के लिए बहुत सूटेबल होती हैं जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं और जिसमें आपको कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो उस हवाले से हमने सोचा कि यार इसको हम लोग लॉन्च करते हैं। मेरी अपनी मार्केटिंग में डिग्री थी और ये कि मार्केटिंग का बहुत शौक़ था, तो मैंने इस प्रोजेक्ट को ये समझा कि ये बहुत अच्छा किया जा सकता है और फिर थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स किए जिनका एक बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो फिर हमने इसको वहाँ से फिर पीछे नहीं देखा और स्केल किया। परफ्यूम का काम आपने खुद भी कहा कि बहुत एक्सपेंसिव काम था और इम्पोर्टेड परफ्यूम्स को आज भी मोस्टली जो यहाँ पे हम फ्रेगरेंस से मिलती हैं पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो इम्पोर्ट बेस्ड होती हैं। तो उस इम्पोर्ट बेस्ड कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेके आए, क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और आपको जब अपनी नोट्स डेवलप करनी है, अपनी चीज़ें बनानी है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट कैसे कैरी की आपने? अच्छा, फ्रेगरेंस बिज़नेस में मैं समझता हूँ कि और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले में निस्बतन कम इन्वेस्टमेंट चाहिए और लेकिन हम लोग क्योंकि पहले से बिज़नेस कर रहे थे और हमारी टीम्स ऑलरेडी बनी हुई थी, जिसमें आप बताया वो एसेंशियल ऑयल्स वाला जो हमारा बिज़नेस था, तो वो एक हम लोग पटरी के ऊपर थे। तो जब हमने स्टार्ट किया और फिर हमारे कुछ सप्लायर्स थे, कुछ ऐसे लोगों के साथ हमारी कोलैबोरेशन ऑलरेडी थी कि जिनसे हमें कैश फ्लोज में बड़ी आसानी हो गई। और इनफैक्ट जो हमारा पिछला बिज़नेस है एसेंशियल ऑयल्स और जो ये फ्रेगरेंस वाला बिज़नेस, इसके सप्लायर्स काफ़ी सारे कॉमन भी हैं। तो एक मार्केट में एक काफ़ी क्रेडिबिलिटी भी होती है, जिससे आपको बड़ा आसान हो जाता है और आपके लिए अपने कैश फ्लोज को मेंटेन करना फॉर एनी न्यू प्रोजेक्ट जो है वो आसान होता है। अच्छा, ज़ाहिर है 2018 में आपने कहा कि आपने शायद कारोबार का आगाज़ किया, तो 2018 के बाद एक बहुत सख्त टाइम भी आया जिसमें कोविड का टाइम पीरियड था। 2020, 21 और 22 3 साल तकरीबन थोड़ा सा टफ टाइम था। उस टाइम में इस बिज़नेस को आपने कैसे सर्वाइव किया और कैसे इसको लेके, क्योंकि उसमें ब्रांड बिल्डिंग कर रहे थे आप अपनी, तो कैसे रहा वो टाइम पीरियड, कैसे गुजारा? मुझे अभी तक याद है, बड़ा ये अच्छा सवाल है आपका। जब कोविड आया तो बहुत सारे लोग जो है ना परेशान हो गए और अपनी कॉस्ट को कट करने लग गए। तो और हर तरफ कन्फ्यूजन थी कि करना क्या चाहिए। मैं जो ना एक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ, यानी मुस्बत सोच हमें हमेशा कोशिश होती है कि एक तो मुस्बत सोच अपनाऊँ और बड़ी सोच अपनाऊँ। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा तो नहीं होने वाला कि जो इतनी बड़ी आबादी है पूरी दुनिया की, ये बस अपने घरों में रहकर भूखे मर जाएँ। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ ख़रीदना है, तो इकॉनमी तो चलती रहेगी। उस वक्त हमारे कोई स्टोर्स नहीं थे, तो मुझे ये पता था कि अगर कोई इंडस्ट्री ज़्यादा बूम करेगी तो ई-कॉमर्स करेगी। तो मुझे याद है जब लॉकडाउन था तो उस टाइम के ऊपर हम लोग फुल टाइम जो है वो हायरिंग कर रहे थे। तो मुझे याद है कि वो हमारे पास जो इंटरव्यू देने लोग आते थे वो बड़ी मुश्किल से पहुँचते थे कि यार वो रिक्शे नहीं चल रहे गाड़ी में, और उस टाइम की हायरिंग जो है ना वो आज भी चल रही है।
क्योंकि बाकी सब बिजनेसेस जो थे वो उन्होंने अपनी हायरिंग रोकी हुई थी, तो उस टाइम पे हमें बहुत सारा अच्छा टैलेंट मिलने में आसानी हुई। अच्छा, लोग पाकिस्तान में जितने भी फ्रेगरेंस का काम कर रहे हो या अपैरल्स में भी मौजूद हो, तो पहले रिटेल आउटलेट पे जाते हैं, देन फिर वो जो है वो ई कॉमर्स ट्रेड की तरफ आना शुरू हुए। आपने पहले ई कॉमर्स से स्टार्ट किया, नाउ आप माशाल्लाह एक ब्रांड की तरफ जो है वो चल रहे हैं, अपना सफ़र कर रहे हैं। कैसे स्केल्ड अप किया, कैसे रिटेल की तरफ जो है वो आपने अपना जर्नी शुरू किया? रिटेल में इस तरह है कि फिर जब ई कॉमर्स हमारा अच्छा बूम कर रहा था, लेकिन लोग बहुत पूछते थे कि आपके आउटलेट कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। इतने सवाल आए कि हमने कहा यार मजबूरन चलो हम लोग एक आउटलेट अपने ऑफिस के बराबर में ही हमने खोल ली थी। उस टाइम के ऊपर ये परेशानी होती थी कि यार एक दुकान होगी, उसमें एसी चल रहा होगा, उसके रेंट होंगे, तो पता नहीं कस्टमर आए या नहीं आए, तो वो हमारे ऊपर एक बोझ पड़े। तो यूजुअली जो ई कॉमर्स के माइंडसेट का बंदा होता है उसको रिटेल में ट्रांजिशन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ से जो हमारा कस्टमर्स के साथ लिंकेज बनना शुरू हो गया और कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो गया, क्योंकि हमारा ऑफिस भी उधर ही था, शॉप भी उधर ही थी, तो हमें उसका इतना फ़ायदा होना शुरू हुआ कि हमने कहा कि हमें अब जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनको ना सिर्फ एक्सपैंड करना चाहिए बल्कि उसको अपनी एक मेजर स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना चाहिए। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। प्रोडक्ट में अपनी नई लाइन लेके आ रहे हैं, या जैसे एसेंशियल ऑयल से आप आए फ्रेगरेंसेस की तरफ, तो इस फ्रेगरेंसेस में भी आपने प्रोडक्ट लाइन बनाई, कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके आए या जो स्टार्ट किया था वहीं पे चल रहे हैं? एक तो हमारी रेगुलर फ्रेगरेंस लॉन्चेस हैं वो तो हो रही होती हैं। इसके अलावा हम लोग इटसेल्फ कार फ्रेगरेंसेस में आ चुके हैं, जिसमें कार डिफ्यूज़र्स हैं हमारे। इसी तरह फिर हमारी कैंडल्स की हमने अच्छी रेंज बनाई है। फिर हम लोग रीड डिफ्यूज़र्स होते हैं जो कि बड़े एस्थेटिक रूम्स में और वॉशरूम में लगते हैं, वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। फिर इसके अलावा हम लोग थोड़े से हायर प्राइस रेंज में भी प्रोडक्ट्स लॉन्च की, जैसे हमारी इकबाल एक परफ्यूम है जो कि इस वक्त बहुत हिट हुई है। तो वो यानी इस पहले हम लोग ज़्यादातर समझेंगे अराउंड 1500 रुपीज़ वाली कैटेगरी में थे। अब हम लोग जो है ना वो 3000, 4000, 5000 वाली कैटेगरी में भी आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी डिमांड है, जो लोग ज़्यादा लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं और बेहतर पैकेजिंग चाहते हैं। तो फिर इसके अलावा गिफ्टिंग पे हमने बहुत काम किया, यानी गिफ्टिंग में गिफ्ट बॉक्सेस हमारे पास अभी 5-6 किस्म के हैं, फिर उनके गिफ्ट बंडल्स हैं, फिर परफ्यूम वैक्स यानी सॉलिड परफ्यूम्स का हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। प्राइस रेंज है, आपने खुद भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी क्लासेस को इसमें एडजस्ट करें, तो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक ले जाने की कोशिश है और कहाँ तक अभी मौजूद है? वैसे तो हमारे जो रोल ऑन्स हैं वो यानी 700-800 रुपये में आपको मिल जाता है और 1500 रुपीज़ तक जाते हैं। अगर आप परफ्यूम्स की बात करें, उसमें अगर आप 50 ml की बात करें तो वो हमारी स्टार्ट हो जाती है 1300 से, और जो सबसे हमारी एक्सपेंसिव है इस वक्त वो 5500 रुपये की है। तो और 100 ml में इसी का आप ऑलमोस्ट कोई डबल कर लें, तो इस रेंज को अभी हम लोग कैटर कर रहे हैं। जी, हमें बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें कंज्यूमर चॉइस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, और हमें कस्टमर्स ने रेट किया कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट, यानी हमारे जो कस्टमर्स हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइड विद आवर प्रोडक्ट्स। इस वक्त कराची समेत कंट्री वाइड कितने आउटलेट्स आपने कर लिए हैं और क्या मज़ीद एक्सपेंशन के प्लान्स क्या हैं? जी, हमारी इस वक्त 31 आउटलेट्स हैं, हम लोग 14 शहरों में इस वक्त, और हमारे इंशाल्लाह अगले 3 साल का प्लान है कि हमने 200 आउटलेट्स पे जाना। तो हमारा विजन यही है कि वी हैव टू बी वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल फ्रेगरेंस ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, एंड हमने दुबई में भी हमारा ऑफिस है, वहाँ भी हमारी एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी है। और क्योंकि हमारा इस बिज़नेस में टेक्निकल एक इशू ये है कि जो लिक्विड्स हैं वो बाय एक्सप्रेस ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, वो बाय कंटेनर होते हैं, और वो कंटेनर में भी उस और कोई गुड्स नहीं हो सकती। सो अनलेस एंड अनटिल यू हैव लाइक फुल कंटेनर लोड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, देन इट इज़ नॉट रियली फीजिबल। सो लेकिन प्लान हमारा यही है कि हम लोग एक ग्लोबल ब्रांड बनकर एक्सपोर्ट करें, और जितना हम लोग ऑफ कोर्स लोकली स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा हम लोग अपने प्लान्स को एम्बिशियसली परसू कर सकते हैं। अच्छा सर, बीइंग योरसेल्फ, आप क्या समझते हैं आपने
जिस जर्नी को स्टार्ट किया था और जो सोच के स्टार्ट किया था वहाँ तक पहुँच गए और अभी उस सफ़र को जो है वो कहाँ देख रहे हैं कि आइंदा 5 साल में आपका जो ये जर्नी है कहाँ स्टैंड नज़र आ रहा है आपको? अगर एग्जैक्ट इमेज देखें तो यानी आज से 5 साल पहले ये इमेज मेरे जहन में नहीं आती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा ब्रांड मकबूलियत हो जाएगी और इस स्केल पे हम लोग बिज़नेस को ले जाएंगे। और लेकिन ये कि विज़न बड़ा क्लियर था, जो हमारे बड़े हैं जिनसे मैं मशवरे लेता हूँ, मेंटरशिप लेता हूँ, तो वो ये बड़ा क्लियर था कि कोई काम बड़ा करना है और बड़ी सोच के साथ करना है। और अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अगले 5 साल में हम लोग ये देख रहे हैं कि एटलीस्ट हम लोग 2 से 3 मुल्कों में लॉन्च कर चुके हों। इंशाल्लाह हमारी 200 के करीब आउटलेट्स हों, हमारे एम्प्लॉयज़ हों, मेरे ख्याल में 8-10 हज़ार। और बहुत सी बार ये चीज़ें अनअचीवेबल सी लगती हैं, बहुत ख्वाबी सी लगती हैं, लेकिन अगर मैं आज से 5 साल पहले देखूं तो ये वाला जो टाइम है ये भी ऐसा लगता था कि ये ख्वाब है।